strong. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होगी उम्मीद है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास की लाइट चैप्टर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे एंड स्नेल लॉ क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इससे पहले आपको हमने रिफ्रैक्शन बताया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें बताया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज कर देती है, बेंड हो जाती है। वैसे तो सेम मीडियम में लाइट कभी भी जो होती है अपने पाथ को चेंज नहीं करती है, जैसे जाती है एक स्ट्रेट लाइन में चलती है कि अगर लाइन जैसी भी स्ट्रेट पड़ता है कि एक मीडियम में कहीं जा रही है, एक सेम मीडियम है तो स्ट्रेट लाइन में चलेगी। लेकिन अगर उसमें मीडियम चेंज हो रहा है तो मीडियम में वो अपने पाथ को चेंज कर देती है। जैसे सपोज आप जा रहे हो तो आप रोड पे, खाली रोड पे जा रहे हो तो सीधा जाओगे, कहीं से मुड़ने उड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर रास्ता जो है बेंड हो जाए, आपके रास्ते में कुछ आ जाए, कुछ ऐसा भीड़ आ जाए या फिर जो है कुछ ऐसी बैरियर क्रिएट हो जाए कि आपको अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही लाइट अपने रास्ते को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देती, थोड़ा अपने रास्ते को बदल देती है। तो वो हमने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बताया है कि लाइट कैसे जो होती है वो अपने रास्ते को बेंड करती है। थोड़ा सा हम आपको आउटलाइन बता दे रहे हैं कि अगर लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते को जो चेंज करती है, वो रास्ते को हम कैसे पता लगाते हैं कि जैसे हमारा ये सरफेस है तो इस पे दो मीडियम है, ये सेपरेटिंग सरफेस है। सपोज ये मीडियम हमारा एयर है और ये सपोज ग्लास है, और ये जो है दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला सेपरेटिंग सरफेस। सेपरेटिंग सरफेस। तो यहाँ से ये एयर है, एयर से जब लाइट ऐसे पड़ी, ये इंसिडेंट रे, इसके ऊपर इस सेपरेटिंग सरफेस पर हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं। इस नॉर्मल लाइन से जैसे ही ये लाइट रे जो है इंसिडेंट रेज इस सेपरेटिंग सरफेस पे पड़ी, तुरंत जो होगा ये अपने पाथ को, इसको जाना चाहिए इस तरीके से, वो ऐसे ना जा करके अपने रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर लेती है, वो ऐसे जाती है। अब ये जब हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी है बेटा, उसमें ये लाइन जो होती है जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर का मतलब जहाँ पर ऐसा मीडियम जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम है, और डेंसर का मीडियम जहाँ पर पार्टिकल्स के नंबर जो है बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो हमारा मीडियम है वो डेंस है, उसे डेंसर मीडियम बोलते हैं। और एयर मतलब बहुत कम, जब पार्टिकल बहुत दूर दूर और कम है वहाँ पर जो होगा वो एयर होगा, और ये जो हमारा ग्लास है वो बहुत ही डेंस है, पार्टिकल बहुत पास है, तो डेंसर मीडियम हो जाएगा। डेंसर मीडियम में पार्टिकल पास है तो लाइट रेस को जो होगा एक दूसरे से टकराना पड़ेगा, टकराएंगे तो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी, अपना रास्ता वो चेंज कर देंगे। तो नॉर्मल जब एयर जो इंसिडेंट रेज है, यानी कि जो लाइट रे है, वो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, ये है हमारी रेयरर मीडियम। रेयरर और ये है डेंसर। तो जब इसमें आई तो देखो ये नॉर्मल लाइन की तरफ जाना उसे ऐसे चाहिए, लेकिन ऐसे ना जा करके अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर लेती है और इस तरीके से नॉर्मल लाइन की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन शिफ्ट कर जाती है। अगर यही हम उल्टा कर दें, सपोज ये हमारा सेपरेटिंग सरफेस हो गया और ग्लास से अब हमारी जो लाइन है, जो रे है, वो आ रही है एयर में, यहाँ पर फिर से हमने एयर मीडियम डाल दिया, यानी कि रेयरर मीडियम डाल दिया, ये रेयरर मीडियम। अब फिर इस वाली जहाँ पर इंसिडेंस ने सेपरेटिंग सरफेस को स्ट्राइक किया है, उस वाले पॉइंट को फिर हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे ये। अब नॉर्मल लाइन से हम देखेंगे कि जो हमारी अभी जो रिफ्रैक्टिंग रेज थी, अब ये है इंसिडेंट रेज, अब ये रिफ्रैक्टिव रेज है, रिफ्रैक्ट
रिफ्रैक्टिव रे। ये रिफ्रैक्टिव रे एज इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन से थोड़ा दूर चले गए। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन यानी कि जब हमारा मीडियम रेयर टू डेंसर होगा, रे जो है लाइट रे जो है वो रेयर टू डेंसर आएगी, तो रे हमारी टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन शिफ्ट कर जाएगी। अगर हमारी रे डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन शिफ्ट कर जाएगी। अब जो इंसिडेंट रेज होती है और नॉर्मल रेज है, इनके बीच में जो बनने वाला एंगल होता है बच्चों, उनको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये नॉर्मल लाइन से जितना एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। इसके बाद देखो ये हमारी जो है ये एंगल आर है, और जो बाहर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब आती है उसे बोलते हैं, ये जो हमारी रेज बाहर आई इसे बोलते हैं इमर्जेंट रेज, इमर्जेंट रे। और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ई से, क्योंकि इमर्जेंट ई से स्टार्ट हुआ है इसलिए हम इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो ये ई हो। तो देखो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आ रही है तो जो लाइट है हमारी टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन शिफ्ट कर जा रही है। रेयरर टू डेंसर, आर टू डी, रेयरर टू डेंसर शिफ्ट होगी, लाइट अगर ट्रांसफ़र होगी तो वहाँ पर हमारी जो लाइट रे होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। और अगर डेंसर टू रेयरर होगा, डी टू आर मीन डेंसर टू रेयरर होगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। तो जब कभी भी रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन मीन्स लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, मीडियम चेंज होना चाहिए, एक दो मीडियम में अलग अलग होना चाहिए। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट का पाथ जो होगा वो थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर रेयर टू डेंसर है तो फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन शिफ्ट हो जाएगी। और अगर डेंसर टू रेयर होगी, डेंसर टू रेयर, तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन शिफ्ट हो जाएगी। ये तो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थोड़ा सा हमने आपको बताया। अब हम लोग आते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है बच्चों कि जो हमारे मीडियम है, मीडियम हमने बताया दो तरीके के मीडियम है, एक मीडियम रेयर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, और रेयर मीडियम जिनके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। हमने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था कि रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, तो आप अपने पिछली वाली वीडियो को देख करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में उसमें आप देख लीजिएगा। तो रेयर मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज करती है। पाथ चेंज करने में उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाती है, और ये शिफ्ट से उसकी वेलोसिटी भी जो होती है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो रेयर मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर, ज़्यादा होती है, ये ग्रेटर का साइन है। तो रेयर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्रेटर होती है, या फिर आप इसको फास्ट भी लिख सकते हैं। रेयर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट फास्ट होगी, और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये स्लो होगी। क्यों स्लो होगी? रेयर मीडियम में पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो बहुत तेज़ी से लाइट जो होगी स्ट्रेट पाथ में चलती चली जाएगी।
डेंसर मीडियम में पार्टिकल पास पास होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी होगी जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो रेयर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट फास्टर होगी और डेंसर मीडियम में जो होगी वो स्लो होगी। तो अब हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों एक तरीके का डेंसिटी है। अब डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का मतलब वो वाली डेंसिटी नहीं, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो लोगों ने मास में पढ़ा था। ये स्पेशल टाइप की डेंसिटी है जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल एन या फिर म्यू से डिनोट करते हैं। जो आपके स्कूल में जो टीचर ने बताया आप उसके अकॉर्डिंग नोट करना है। वैसे जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एन से डिनोट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय एन और म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने बताया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर, तो उसमें पाथ में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो जब पाथ में चेंज आता है बच्चों तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आ जाता है। अगर हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, अगर हमारा डेंसर मीडियम है तो उसमें वेलोसिटी स्लो होती है और अगर रेयरर मीडियम है तो वेलोसिटी फास्ट होती है। तो सपोज हमने दो मीडियम ले लिया, ये सेपरेटिंग सरफेस है और इसमें ये लाइट आई और ये हमने इसके ऊपर नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी। नॉर्मल लाइन से ये एयर है और इसे हमने वाटर ले लिया सपोज। तो एयर और वाटर का कंपैरिजन करेंगे तो एयर जो है वो रेयरर मीडियम है और वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है। तो ये हो गई रेयरर और ये है हमारा डेंसर। तो एयर टू वाटर, अब ये रेज आई और ये हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी। नॉर्मल लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमारी रेज है वो रेयरर टू डेंसर है, मतलब कि टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन इस तरीके से ये शिफ्ट कर जाएगी, थोड़ा सा अपने पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। स्ट्रेट पाथ ना जा करके वो ऐसे जाना चाहिए उसको, इस तरीके से ऐसे ना जा करके वो नॉर्मल लाइन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगी। नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सपोज जो लाइट की वेलोसिटी है वो मीडियम फर्स्ट में v1 वेलोसिटी है और जो सेकंड मीडियम है उसमें इसकी वेलोसिटी v2 है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अभी हमने बताया कि रेयरर मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो फास्टर होती है और डेंसर मीडियम में जो होती है वो स्लो होती है कंपैरिजन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम सपोज n से डिनोट करते हैं तो n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। n means refractive index, refractive index is inversely proportional to the velocity। अभी देखो ये कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा वेलोसिटी जो होगी उतनी ज़्यादा कम होगी। अब जो डेंसर वर्ड है वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि जो डेंसर मीडियम होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और जो रेयरर मीडियम होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। तो यहाँ पर हम ये देखिए रेयरर मीडियम की डेंसिटी जो होती है वो लो होती है डेंसिटी और डेंसर मीडियम की डेंसिटी जो होती है हाई होती है, हाई डेंसिटी। लेकिन जो रेयरर मीडियम है डेंसिटी कम है लेकिन इसकी वेलोसिटी जो होती है हाई वेलोसिटी, और जो डेंसर मीडियम है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसमें वेलोसिटी जो होती है वो कम होती है, लो वेलोसिटी। तो ये आपने रिलेशन देखा कि रेयरर मीडियम में वेलोसिटी हाई होती है, बस डेंसिटी कम होती है, और डेंसर मीडियम जो है उसमें वेलोसिटी लो होती है बट डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो जो हमारी लाइट होती है वो डिपेंड करता है कि किस मीडियम में जा रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है
कि जब रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। तो किसी भी लाइट की डेंसिटी जो होती है डिपेंड करती है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है हमारे मीडियम पर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोटेड बाय n एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। एक्चुअली बच्चों जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यही जो है हमारी जो वो डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो डेंसिटी वर्ड जो होती है वो हमारी रिलेटिव डेंसिटी भी से हम बोलते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लाइट जो होती है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। तो आते हैं हम लोग, अगर हम ये बोलें कि व्हाट इज़ द, ये जो हमारा डायग्राम है एयर टू वाटर जो हमारी लाइट पास हो रही है, अगर हमने पूछा इसमें व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसका मतलब क्या होता है? बच्चे तो पहली बात लिख ही नहीं पाते हैं। तो देखो कि लाइट हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में आ रही है सपोज, तो एयर से ग्लास में आ रही है इसका मतलब है कि एयर का तो अपना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ही होगा। साथ में ये बताओ कि हमारा जो है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो रहा है जब एयर से ग्लास में जा रही है। तो जो सेकेंड मीडियम होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो अगर हम यहाँ पर इसे नोट करेंगे तो पहले हमारी लाइट जो आ रही है एयर में, देन आ रही है वाटर में। तो हम ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो साइन है उसके बाद में जो चीज़ें लिखी उसको सीक्वेंस में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर जैसे एयर से हमारी जो लाइट है वो ग्लास में आ रही है तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर से ग्लास में आ रही है तो, या अगर एयर से सीधा जो है वो किसी दूसरे ऑयल में जा रही है या किसी दूसरे सब्सटेंसेस में जा रही है तो हम जिसमें जा रही है जो सेकेंड मीडियम है उसे साथ में लिखेंगे और पहले विद रिस्पेक्ट वाली चीज़ों को पहले लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इस तरीके से जब कभी भी हमें ये नोट करना होता है, बच्चे ये नहीं समझ पाते कि हम इसे बोलें कैसे, इसे लिखें कैसे, तो इसके लिए आपको सिंपल सा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि हमेशा सेकेंड मीडियम का पूछा जाता है तो फर्स्ट मीडियम जो है उसे हम पहले लिखेंगे, जिसका पूछा जाएगा उसका बाद में। तो ऐसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बताया कि जो वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि यहाँ पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, अगर हमने ऐसे लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, इसकी वेलोसिटी कितनी है v है तो इस v1 हो गया। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द v2। अब ये देखो अगर हम इन दोनों का वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें एयर के कंपैरिजन में तो हम ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू v2। अब ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर हम इनको ऊपर नीचे रेशियो में लिखेंगे बच्चों तो ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ये वाला इसके साथ में आएगा तो ये हो जाएगा v2 अपॉन v1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर और सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज v2 अपॉन v1। अब ये देखो कि जो हमारा सपोज, अब इसको हम फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम लेकर के चलते हैं सपोज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू, अगर हम इसको डेंसिटी से कंपेयर करते हैं तो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम इसमें ऐसे ही लिखेंगे डेंसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम। बट इसका अगर हम वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं, रिलेशन वेलोसिटी से निकालते हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू, हम इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल v2 अपॉन v1 करेंगे। जो हमारी वेलोसिटी सेकेंड मीडियम में होगी उसे जो हमारी वेलोसिटी जो होगी फर्स्ट मीडियम में होगी और जो हमारी वेलोसिटी सेकेंड मीडियम होगी बिल्कुल उल्टा आ जाएगा। तो सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम से पूछे तो v1 अपॉन v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ v1 अपॉन v2, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1 अपॉन μ2, कि दोनों की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। वेलोसिटी का तो उल्टा होगा, लेकिन जो डेंसिटी होगी वो सेम रेशियो होगा उसका। फर्स्ट मीडियम की डेंसिटी, सेकेंड मीडियम की डेंसिटी, इस डेंसिटी के रेशियो को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फर्स्ट मीडियम की डेंसिटी अपॉन सेकेंड मीडियम की डेंसिटी इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम जो होगा वो हमारा वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा। अब देखो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम फाइंड कर लेते हैं, तो अब हम जैसे सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर क्वेश्चन है ये देखो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, देखो बच्चों, एयर कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड मीडियम लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ले लिया सपोज, ग्लास ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, find the refractive index of glass with respect to air। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल velocity of light in air upon velocity of light in glass। कितना आ जाएगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट बच्चों है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 10⁸ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/2, इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/1.5। तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो ग्लास मीडियम है वो 1.5 टाइम ज़्यादा डेंसर है कंपेयर टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताता है बच्चों कि जो हमारा दो मीडियम है, टू डिफरेंट सेपरेटिंग मीडियम जो है वो एक मीडियम दूसरे मीडियम से कितना डेंसर है, पहला मीडियम दूसरे मीडियम से कितना जो है कम डेंसर है, या दूसरा मीडियम पहले मीडियम से कितना ज़्यादा डेंस है, उसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने ज़्यादा है, वहाँ पर भीड़ कितनी है, भीड़ ही समझ लो एक तरीके से। तो यहाँ पर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ए यानी कि एयर इज इक्वल टू 1.5 का मतलब यही है कि ग्लास का जो मीडियम है
वो एयर के मीडियम से 1.5 टाइम ज़्यादा डेंसर है। ग्लास के पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास पास हैं। कितने पास पास हैं? एयर का जितना भी रिफ्रैक्टिवनेस है उससे 1.5 ज़्यादा, 1.5 ज़्यादा जो है वो डेंसर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो द डेंसिटी ऑफ medium, different medium, one medium to another medium, one medium compared to another medium, like the medium of dense glass is denser compared to air is 1.5 time। जैसे हमने आप लोगों को रिलेटिव डेंसिटी बताई है, आप लोगों ने 9th में रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी है, उसमें अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी गिवन है तो वो क्या बताता है कि वो सब्सटेंस जो है वाटर की डेंसिटी से कितना टाइम है। सपोज गोल्ड है, अगर हमने सपोज गोल्ड ले लिया और गोल्ड में कहा हमने कि गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी 5 है, ये क्या शो करता है? इसका मतलब ये है कि जो गोल्ड की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी की 5 टाइम है। 5 टाइम रिलेटिव डेंसिटी होता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो हमारी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर जो डेंसिटी है वो ये बताता है कि लाइट की जो डिफरेंट मीडियम में पास हो रहा है, जो 2 डिफरेंट मीडियम में जा रहा है, उसमें दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है। फर्स्ट मीडियम का जो डेंसिटी है वो सेकेंड मीडियम से कम है कि ज़्यादा है या कितने टाइम ज़्यादा है, तो ये हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स द रिलेटिव डेंसिटी, दोनों मीडियम की रिलेटिव डेंसिटी को बताता है कि दोनों की रिलेटिव डेंसिटी में कितना जो है कंपैरिजन है, क्या दोनों में कितना टाइम का चेंज है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम कंपेयर टू सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू V1/V2, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम और वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम। अगर ऐसे हम इसे लिखें बच्चों, देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो हम इसमें वेलोसिटी ए नहीं, यहाँ पे 1 लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, ध्यान रखना कि जो सेकेंड मीडियम होगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो वेलोसिटी हम हमेशा पहले वाली लिखेंगे, V1/V2 होगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखेंगे कैसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का फाइंड करना है उसको हम राइट साइड में लिखेंगे और जिसके कंपैरिजन फाइंड करना है उसे हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा फर्स्ट मीडियम है, यानी कि यहाँ पर होगा विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट से 2 मीडियम में वेलोसिटी का कंपेयर किया जाता है। इसी को देखते हुए एक साइंटिस्ट थे स्नेल, उन्होंने अपना लॉ दिया था। उन्होंने बताया कि जब भी कोई लाइट किसी सेपरेटिंग सरफेस से अपना पाथ चेंज करती है, कोई लाइट जब सेपरेटिंग सरफेस का मतलब है कि 2 मीडियम को जो सेपरेट करती है उस पर स्ट्राइक करती है तो अपने पाथ को चेंज करती है, जिसकी वजह से जो हमारा इंसिडेंस रेज और रिफ्रैक्टिव रेज है वो नॉर्मल लाइन से एंगल बनाती है, जिसे हम इंसिडेंट एंगल और या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो उस पर इन्होंने बताया था कि अगर हम कई बार ऑब्जर्वेशन करें और अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एंगल को अपने एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू को चेंज करें तो हम देखते हैं कि जो इसका रेशियो होता है उस पर कोई चेंज नहीं आता। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो भी बढ़ जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कम करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जो होता है कम हो जाता है। मतलब कि इनका रेशियो जो होता है वो चेंज नहीं होता, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। यही स्नेल ने कहा था कि अगर सपोज ये हमारा एक सेपरेटिंग सरफेस है, इसे हमने एयर ले लिया और इसे हमने ग्लास ले लिया, इसमें हमने क्या किया, 3 बार हमने ऑब्जर्वेशन की, 3 टाइम ऑब्जर्वेशन की। इसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमने देखो ऐसे किया कि ये हमने एक इंसिडेंट रेज डाली, ये इंसिडेंट रेज है, एयर टू ग्लास, रेयरर टू डेंसर आ रही है।
दिस इज द रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो ये है हमारा डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम। तो लाइट यहाँ पर आई, अब उसे क्या होना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे ना जा करके ये नॉर्मल लाइन की तरफ, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो हमने एक लाइट को स्ट्राइक कराया सरफेस पे, सेपरेटिंग सरफेस पे, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। इसमें इंसिडेंट एंगल ये है, रिफ्रैक्शन एंगल ये है। हमने सेकंड में क्या किया, इस एंगल को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, कम कर दिया, ऐसे, ये इंसिडेंट एंगल है ये। अब जो हमारा ये है, तो हमारी जो रिफ्रैक्शन रे होगी वो और ज़्यादा जो होगा वो नॉर्मल लाइन की तरह शूट कर जाएगा। यहाँ पर आर जो होगा वो और कम बनेगा। सपोज यहाँ पर हमने क्या किया, इसको और छोटा कर दिया, इसे हमने नेम दिया I1, ये I2 एंड दिस इज I3, और ये इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल लाइन की तरफ, और ये हमारा एंगल R हो गया। अब देखो इसमें रेड इस तरीके से। अगर बच्चों सपोज एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये हमने सेपरेटिंग लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अब अगर हमारी ये नॉर्मल लाइन है और हमने अपनी इंसिडेंट रेज को इसी नॉर्मल लाइन पर स्ट्राइक करा दी, तो जब उसी नॉर्मल लाइन पर स्ट्राइक होगा तो वो सेम पाथ से आगे बढ़ जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर हमारी इंसिडेंट रेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस स्ट्राइक कर दिया है तो सेम पाथ से वो जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। मतलब कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। देखो लाइट जो है अपने पाथ को चेंज नहीं कर रही, सीधा चली जाती है। अगर हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल जो है 0 है, देखो यहाँ पर दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है और सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट बेंड नहीं होगी। जिस पाथ से आई है बस स्ट्रेट पाथ से वो आगे चली जाएगी। हम थे यहाँ पर, मेन पॉइंट हमारा यहाँ पर था बच्चों कि इंसिडेंट एंगल I और R, यहाँ पर हमने 3 बार जो है एक्सपेरिमेंट किया, I1, I2 और I3। हमने I को चेंज किया, जब I को चेंज किया तो R भी चेंज होता चला जा रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, साइंटिस्ट थे जो स्नेल, उन्होंने कहा कि हम इनका क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो साइन होता है तो इस एंगल को हम साइन से कंपेयर करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर साइन I1 और इसे हमने ले लिया साइन I2 और ये साइन I3 ले लिया। रिफ्रैक्टिव एंगल को भी हमने ऐसे ले लिया, साइन R1, दिस इज R1, R2 एंड R3, और ये साइन R2, साइन R3। इनका जो रेशियो होता है साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब ये चेंज नहीं होगा। हम कितनी बार भी ऑब्जर्वेशन करें, दोनों मीडियम लेकिन चेंज नहीं। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट मीन्स द पाथ ऑफ light ray in 2 different medium doesn't change until the medium of path is change। जब तक हम दोनों के पाथ को चेंज नहीं करते, मीडियम नहीं चेंज करते, तब तक उनके जो एंगल है वो चेंज नहीं होते। इसी को बच्चों हम बोलते हैं स्नेल लॉ। स्नेल लॉ, तो इन्होंने यही बोला था कि इनके बीच के एंगल का रेशियो जो होता है वो ऑलवेज कांस्ट होता है। तो यहाँ पर देखो, अब ये जो साइन I1 अपॉन साइन R2 इज ऑलवेज इक्वल टू साइन I2 अपॉन R2 इज इक्वल टू साइन I3 अपॉन साइन
R3। तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब यही है बच्चों कि चेंज नहीं होगा इनका रेशियो, हम कितनी बार भी एक्सपेरिमेंट करें तब तक चेंज होगा जब तक कि हम इनके मीडियम को चेंज ना करें। अगर यहाँ पर सपोज हमने ये एयर और ग्लास, हर टाइम एयर और ग्लास से मीडियम होगा, अगर यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, सपोज ये इसे हमने ग्लास ले लिया और इसे वाटर ले लिया, तुरंत इनका रेशियो जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि मीडियम जो होगा, डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंज नहीं होगा। तो ये है हमारा स्नेल लॉ। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ द रेशियो ऑफ sin I sin R इज ऑलवेज कांस्टेंट whenever we change the medium or density of the medium, the ratio of sin I और sin R जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो सेम मीडियम में अगर हम एक्सपेरिमेंट बार बार करते हैं, बार बार ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो उसके रेशियो में कभी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर अपनी मीडियम को चेंज कर देते हैं, इट मीन्स डेंसिटी को चेंज कर देंगे, तो उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल भी चेंज हो जाएगा और हमारा स्नेल लॉ जो होगा वहाँ पर चेंज हो जाएगा। मतलब कि उनकी वेलोसिटी जो होगी, रेशियो जो होगा, वेलोसिटी का रेशियो और sin I और sin R का रेशियो जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अगर हम मॉडिफाइड करें तो ये हमारे जो sin I और sin R का रेशियो होता है बच्चों, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम वो दोनों की वेलोसिटी के इक्वल होगा। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर जो एंगल है ये जो होते हैं इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होते हैं। इस मीन्स स्नेल हम लिख सकते हैं sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट की जगह पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इन डिफरेंट मीडियम ऑफ लाइट। तो यहाँ पर इसे हम v1 अपॉन v2 भी कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम। तो ये था हमारा स्नेल लॉ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप इसे एक बार पढ़ना और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना, सिंपल है। दोनों मीडियम के वेलोसिटी को रखो, डिवाइड करो, और कुछ नहीं आता है। पूछा जाता है अगर किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इसका मतलब क्या है, तभी हमने आपको बताया कि जिस मीडियम का पूछा जा रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव फर्स्ट वाले मीडियम से इतने टाइम्स ग्रेटर है या उससे जो है लोअर है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है लाइट के। आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेंसेज के बारे में बताएंगे और फिर आप इसको पढ़िएगा। और अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में इस की वीडियो के बारे में लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे देख करके उसे देखने के बाद इसे देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बाय बच्चों।